चलिए बच्चे, तो मैं आप लोग के लिए आज फिजिक्स का आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और इसको आप देख कर ही जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए बने रहिए एकदम एंड तक, पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स में, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको लेंस मेकर, आप पहला फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, इसको साबित करें, है ना। इसको क्या करें, साबित करें। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r को साबित करें। तो आप क्या करिएगा, तो देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल सतह बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इस तरह से एक अवतल सतह बना लीजिए आप, ठीक है ना। इस तरह से फिगर भी बनाना आप सीखेंगे, ये अवतल सतह हो गया, है ना। और इसका नाम क्या दे दीजिए, यहाँ पर एक आप यहाँ पर बना लो मध्य बिंदु, है ना। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बोलते हैं ध्रुव जैसे, है ना। ये क्या ध्रुव का काम करेगा, ये P हो गया और ये B हो गया। और चलिए ये क्या हो गया, हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं, ये दूसरा माध्यम है ना, समझ लीजिए ये कांच का माध्यम है, ठीक है। चलिए तो इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है कितना मान लिए हम लोग, μ2 मान लेते हैं अपवर्तन, और इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान लिए, μ1 मान लिए। यहाँ पर मान लीजिए कि इसका वक्रता केंद्र C है, ठीक है। और इसके किसी बिंदु पर यहाँ इसके ये वाला क्या है आपका BC से जाने वाली जो आपका रेखा है वो क्या है, वो मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष हम इसको बोलेंगे। तो इस प्रधान अक्ष के बिंदु पर ओ बिंदु पर क्या रखा गया, कोई वस्तु रखा गया, ओ से याद रखिएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई वस्तु रखा गया है, ठीक। और यहाँ से जा रही आपतित किरण, और ये आपतित किरण इस बिंदु पर जाकर के मिलती है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये किस बिंदु पे मिल रही है, बिंदु S पे मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा। तो वक्र ये हो जाएगा क्या आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण, ये आपका देखो μ1 है, ये μ2 है, ये μ1 क्या है हमारा विरल माध्यम है और μ2 क्या है हमारा सघन माध्यम हो गया। क्या है हमारा μ1 जो है विरल माध्यम, वो बिल्कुल सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब के तरफ झुक जाती है, मतलब ये जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन हल्का अभिलंब के तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। तो ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक है ना। चलिए यानी मान लीजिए कि SR क्या होगा, SR ये पॉइंट का नाम S है और ये SR क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब चलिए अपवर्तित किरण को पीछे आप बढ़ा रहे हैं डॉटेड लाइन से, तो अपवर्तित किरण जो है कहाँ पर मिल रहा है, अपवर्तित किरण मिल रहा है जाकर के एक बिंदु पर जिसको I बोल रहा है। I का मतलब होता है इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला वस्तु के पास जो कोण है उसको थीटा मान लिए, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है उसको बीटा मान लिए, यहाँ पर C पर जो बनने वाला कोण है उसको अल्फा मान लिए। तो एक बात बताइए, अपवर्तन कोण क्या मानते हैं, अपवर्तन कोण को R मान लिए। तो जितना देखिए आपतित, देखिए अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डालकर फिगर को और बढ़ा देने से, है ना। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। और आपतित किरण ये वाला क्या होगा, आपतित किरण देखो अभिलंब यही ना है बाबू, अभिलंब तो ये वाला है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। इसको किससे दिखाइएगा, हम लोग I से दिखाते हैं, क्या दिक्कत कोई ना। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अब बताओ कि ये वाला कोण आपका कितना है, R है,
तो इसके सामने वाला कोण ये वाला सिर्फ इतना दूर का कोण, ये वाला कोण मतलब बोलो कि क्या ये आधा वाला कोण क्या हो जाएगा आर के बराबर ही ना होगा ना। क्यों होगा? चूंकि ध्यान में है देखिए दो अगर तिर्यक छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है तो शेषाभिमुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो जितना कोण इसका है उतना ही कोण इसका होना चाहिए। तो वही आप गौर से देखिए ये आर है तो इसके सामने यही कट रहा है ये वाला, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए आधा वाला भाग क्या होना चाहिए आर होना चाहिए और पूरा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा क्योंकि ये आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सब लिख देते हैं ना, जो भी यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया उसको आप आराम से लिख देना। तो क्या तो कोण देखो इसका नाम एस ओ सी, एस ओ सी कोण कितना है एस ओ सी कोण थीटा है, मैंने थीटा लिख दिया। फिर क्या करेंगे ये क्या लिखेंगे एस आई सी, एस आई सी एंगल कितना है बीटा है और फिर क्या लिखेंगे एस सी पी, तो कोण एस सी पी जो है वो क्या हो गया अल्फा के बराबर है। ठीक, चलिए अब बताओ P सारा बिंदु दूरी कहाँ से मापा जाता है ध्रुव से मापा जाता है। तो ये OP यानी PO क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वस्तु दूरी, PO क्या हो जाएगा वस्तु दूरी हो जाएगा। इसको हम क्या लिख दिए वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी जो PO हुआ वो उसको क्या लेते हैं माइनस की वस्तु दूरी को U से दिखाते हैं। और आपको पता है कि ध्रुव के बायां तरफ जो अगर दूरी मापा जाता है आपतित किरण के मतलब विपरीत दिशा में जो आपतित किरण के दिशा में मापा जाने वाला दूरी धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापा जाने दूरी ऋणात्मक। तो याद रखो ना कि जो ध्रुव है ध्रुव का बाहिना तरफ जितना दूरी होगा वो माइनस में लेना और ध्रुव के उस तरफ जो दूरी होगा दाहिना तरफ जो दूरी होगा उसको प्लस में लीजिएगा। तो वस्तु किधर रखे ध्रुव के बायां तरफ रखें तो इसलिए PO बराबर क्या होगा माइनस U। तो उसके बाद बताइए PI बराबर कितना हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया PI, प्रतिबिंब दूरी हम लोग किसको दिखाते हैं PI को दिखाते हैं और PI की वैल्यू क्या है मेरी PI हो जाएगा भभी से दिखाते हैं ना तो माइनस B हो जाएगा। अच्छा अब PC क्या होता है तो वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है देख रहे हैं ना वक्रता त्रिज्या होता है PC वक्रता त्रिज्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या PC को हम लोग किससे दिखाएंगे R से, लेकिन ये है क्या ये भी ये ध्रुव से बायां तरफ है इसलिए इसको भी क्या हम करेंगे माइनस R रखेंगे। ठीक है ना बाबू। तो अब चलिए इसके बाद आप देख रहे हो सबसे पहले आराम से आप लोग बच्चे फिगर बना लेना और फिगर बना करके जो यहाँ पर एंगल है यहाँ दो चीज लिखना है कोण लिखना है और दूरी लिखना है। कोण में भी तीन को कोण थीटा अल्फा बीटा और दूरी में भी U V और माइनस R। उसके बाद आपको दो त्रिभुज में चल देना है। ठीक है ना आपको क्या करना है दो त्रिभुज में चलना। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ है ना ताकि इधर हम काम कर सके अच्छा सा। तो देखिए अब आपको करना क्या है दो त्रिभुज में चलिए कौन कौन सा त्रिभुज तो एक त्रिभुज आपको चलना ध्यान दीजिएगा एकदम स्टेप बनाते रहिएगा। दो त्रिभुज में कौन सा एक एस ओ सी में देखिए एस ओ सी यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज बना एस ओ सी उसमें एक बार चलिए और एक बार छोटा वाला त्रिभुज में चलिए एस आई सी में। तो चलो त्रिभुज एस ओ सी में हम चलते हैं। तो एस ओ सी में जब चलिएगा तो एक बात बता आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर बहिष्कोण है ये वाला अगर बहिष्कोण है मान लो ये बहिष्कोण है ठीक है ना ये जेड है और ये वाला एक्स है और ये वाई है। तो बहिष्कोण का मान जो होता है वो दूर वाले अंतःकोण के मान के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान दूर वाले अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जेड बराबर एक्स प्लस वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो उसी तरह से आप त्रिभुज एस ओ सी में चलिए और बोलिए बहिष्कोण वाला आप कंडीशन लगाइएगा। ठीक है ना दोनों त्रिभुज में बहिष्कोण का ही आपको कंडीशन लगाना है। तो एस ओ सी में चले तो अल्फा बहिष्कोण है तो अल्फा किसके बराबर होगा दूर वाले अंतःकोण के बराबर। दूर वाला अंतःकोण कौन है थीटा और एक और कौन होगा आई हो जाएगा नहीं तो अल्फा बराबर थीटा और प्लस में आई हो जाएगा। ठीक है ना किस त्रिभुज में एस ओ सी में ठीक तो अल्फा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस आई हो जाएगा। क्या लिखेंगे अल्फा बराबर थीटा प्लस आई और यहाँ से आप आई निकाल लीजिए। तो आई का मेन मकसद आई निकालना तो आई निकालेगा तो थीटा इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। ठीक चल पुनः किस में चलेंगे तो पुनः त्रिभुज एस आई सी में चलेंगे एस आई सी। तो एस आई सी में जब चलिएगा एस आई सी में चलेगा तो अल्फा किसके बराबर होगा बीटा। देखो अल्फा बहिष्कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है ना अल्फा क्या बहिष्कोण हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कीजिएगा इस त्रिभुज को एस आई सी में अल्फा बहिष्कोण और अंतःकोण कौन हो गया बीटा और ये वाला आर हो जाएगा।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस में आर हो जाएगा। और इसलिए यहाँ से आर का वैल्यू निकाल दो तो आर बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, मेन आपका काम यही है ना, आपको एक बार एस ओ सी में चलो और वही इसको लगाइए कि अल्फा बराबर थीटा प्लस आई, और एक बार एस आई सी में चलिएगा और लगाइएगा वही इसको अल्फा बराबर बीटा प्लस आर, और फिर आर का वैल्यू निकाल देना और आई का वैल्यू निकालना, माने आपतन कोण का मान निकालना और अपवर्तन कोण का मान निकालना। ठीक है ना, देखते रहिए। ठीक है इधर चलिए, अब क्या करेंगे, अब अपवर्तन के नियम से, अब अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से बोलिए या स्नेल के भी नियम से बोल सकते हैं, अपवर्तन के नियम या स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से आप सभी जानते हैं कि μ1 sin i बराबर क्या होता है, μ2 sin r होता है। μ1 sin i बराबर μ2 sin r होता है, कोई दिक्कत। तो μ1 है, अब आप सभी को पता है v1 को v1 रख दिए, sin i की जगह पे i लिख दिए। देखिए यहाँ भी एक अच्छी बात आ रही है, तो sin i के साथ i हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, है ना, μ2 sin r की जगह पे r लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा जब कोण का मान काफी छोटा होता है, कोण क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, कोण का मान क्या होता है, बहुत छोटा जब हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो साइन थीटा जो होता है थीटा के बराबर हो जाता है। कोण का मान जब बहुत छोटा हो जाएगा तो थीटा का मान जो होता है क्या होता है, साइन थीटा का मान थीटा का बराबर होता है। बहुत बड़े कोण अगर वो थीटा का मान बहुत छोटा है ना तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो उसी तरह से ये क्या, साइन आई की जगह आई लिख दिए और साइन आर की जगह आई आर लिख दिए, क्यों, जब लिख दीजिएगा आई तथा आर बहुत छोटे हैं, क्या हो, आई तथा आर बहुत छोटे हैं। ठीक है, चलिए ये अगर यहाँ तक कर लिए तो आधा से ज्यादा काम आप कर लिए। अब इसके बाद एक फार्मूला चूंकि आप जानते हैं, ठीक है ना, चलिए थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, एल बाई आर, मालूम है सबको, थीटा बराबर एल बाई आर, कोई दिक्कत। चलिए तो थीटा बराबर एल बाई आर जो फार्मूला है उसके अनुसार चलेंगे। तो चलिए इधर आ जाइए, देखिएगा यहाँ पर आपको आई है तो आई का वैल्यू आप कहाँ से रखिएगा, अल्फा माइनस थीटा रख दीजिए, तो यहाँ μ1 हो जाएगा और आई की जगह क्या रख दिए, अल्फा माइनस थीटा, ये μ2 हो जाएगा और आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह अल्फा माइनस बीटा रखेंगे। बात समझ में है। तो चलिए μ1 तो हम μ1 कर दिए, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की जगह क्या रखेगा, अल्फा देखो बाबू अल्फा क्या है, अल्फा एक थीटा कोण है और थीटा बराबर अभी पता है कि एल बाई आर होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। ठीक है ना, तो देखो अल्फा कोण के लिए चाप कौन काम करता है, चाप होता है एसपी न हो गया कब, चाप किसको बोलते हैं, जैसे वृत्त में हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ ये क्या एक चाप है ना हुआ, ये वाला क्या हुआ AB है, तो AB जो है ये वाला क्या चाप होता है, तो यहाँ अल्फा है, अल्फा के लिए चाप कौन करेगा, एसपी, तो चाप हो गया एल की जगह एसपी लिखेंगे और आर बने त्रिज्या, तो त्रिज्या का काम कौन करेगा, पीसी काम करेगा, अल्फा के लिए एल एसपी हो गया एल का काम करेगा और पीसी का होगा आर का काम करेगा। तो अल्फा की जगह आप क्या लिख दीजिए, एसपी लिख दीजिए और बटा में क्या लिख दीजिए, पीसी लिख दीजिए, ठीक, माइनस बीटा थीटा है तो थीटा की जगह क्या लिखिए, तो देखो थीटा के लिए चाप का काम कौन करेगा, तो थीटा तो ऐसे ही न जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो चाप तो हो गया वही ना एसपी, और चाप एसपी का त्रिज्या का काम कौन करेगा, पी से ओ तक ले लेना, पी से ओ तक, ठीक है ना, तो एसपी और बटा में क्या हो जाएगा, पी है कि नहीं। चलिए बराबर क्या होगा, तो म्यू2 और इनटू अल्फा की जगह फिर से लिख दीजिए एसपी बटा पीसी और माइनस बीटा, तो बीटा के लिए देखिए बीटा है तो बीटा यहाँ से ऐसे बन रहा है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, चाप का काम एसपी ही करेगा और त्रिज्या क्या कर देगा, पी आई कर देगा, पी आई मतलब जिस जगह पर बिंदु है वहां से पी की दूरी माप लेनी है, तो एसपी बटा क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, एसपी बाई पी आई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देगा, ये b1 हो जाएगा और एसपी आपको क्या देखो तो बाबू एसपी यहाँ कॉमन है कि नहीं है, बोलिएगा हाँ सर कॉमन तो है, तो आप कॉमन ले लो,
एस पी कॉमन ले लो यहाँ से भी, तो 1 बटा यहाँ क्या बचेगा, पी सी बच जाएगा। और पी सी की जगह यहाँ से वैल्यू रखते जाइए। वक्रता त्रिज्या, देखो पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या को ही ना पी से दिखा रहे हैं, और पी सी मतलब क्या, आर होता है। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, तो पी सी की जगह माइनस आर। चलिए माइनस एस पी तो कॉमन हो गया, तो 1 बचेगा। और पीओ की जगह, तो देखो पीओ मेरा वस्तु दूरी है ना, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी की जगह माइनस यू रख देंगे। यहाँ हमने क्या रख दिया, माइनस यू, और ये हो गया म्यू 2। और इसके बाद एस पी यहाँ पे भी आप कॉमन ले लो, तो एस पी कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और बाई पी सी, तो पी सी की जगह फिर से क्या माइनस आर रख दो, फिर माइनस 1 बटा पी आई, तो पी आई की जगह क्या रखेंगे बाबू बोलो, पी आई की जगह पे पी आई की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो चलिए एस पी और एस पी क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर बताइए μ1 हो जाएगा, गुणा करें है ना, μ1 से इसको गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा μ1 बटा में माइनस आर, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। μ1 से 1 में गुणा कीजिए, तो μ1 बाई में क्या हो जाएगा u, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। μ2 से 1 में गुणा करो, तो μ2 बटा में कितना माइनस आर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और μ2 बटा में क्या आ गया, भी आ गया, है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, हम लोग ये r वाला जो टर्म है जिसमें r लगा हुआ है, वो टर्म को हम लोग एक तरफ ला लेते हैं और बाकी को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो चलिए ये μ2 को आप इधर लाइए, तो μ2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, μ2 बाई r, प्लस में तो माइनस में, तो प्लस हो गया। फिर ये μ1 बाई r माइनस में, तो माइनस μ1 माइनस ऊपर कर दिए बाई r, और यहाँ पर μ2 बाई ही है माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए प्रूफ हो गया। यहाँ पर क्या लगा, μ2 बटा भी, इसको सीधा करके लिख दो, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू, और बराबर यहाँ पर आप r कॉमन ले लो, मैंने एलसीएम मिल रहा, तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यही चीज आपको क्या करना था, यूज करना था। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज का रिवीजन कर ले, क्योंकि हो सकता है कि ट्यूशन आ जाए, बहुत ज्यादा भी ट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिखाना है अब यहाँ पे कि लेंस सूत्र यानी 1 बटा f बराबर म्यू माइनस 1 और इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, इसको क्या करें, वो साबित करें। ये आपको साबित करना है, मतलब व्यंजक लाना है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये कैसे आता है, तो आप क्या लिखिएगा कि मान लिया जाए, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको लैंग्वेज में आप समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं अच्छे से प्रूव कर रहा हूँ और जो बोलूँगा उसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना, समझ करके। तो चलिए माना कि आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि एक लेंस है ना, एक लेंस है ना, और लेंस का अपवर्तनांक कितना है, लेंस का अपवर्तनांक, देखिए थोड़ा सा मैं मोटा सा लेंस बना रहा हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसी वजह से, है ना। चलिए लेंस है मोटा बना, मान लीजिए कि लेंस का अपवर्तनांक कितना है, μ2। चूंकि लेंस जब भी बनता है तो किसी कांच का बना होगा या कोई पदार्थ का बना होगा, तो मान लेते हैं कि उस पदार्थ का जो आपका अपवर्तनांक है वो μ2 है ना। और ये लेंस जिस माध्यम में रखा गया है, इसके चारों तरफ लेंस कहीं रखिएगा ना, जैसे हम यहाँ पे लेंस पकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ लेंस हवा में रखा गया, तो हवा का भी अपवर्तनांक कुछ ना कुछ होगा ही। तो आप क्या कर लो कि मान लेते हैं लेंस का अपवर्तनांक μ2 है, और जिस माध्यम में रखा गया है वहाँ पर अपवर्तनांक क्या है, μ2,
ठीक है। मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, ओ बिंदु पर प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे जा रही है और प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे जा करके ना किस दिशा में गए, जाने के बाद यहाँ पे मुड़ करके इस तरह से मुड़ती है ना, यहाँ से ऐसे मुड़ती है और मुड़ करके इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, सीधे यहाँ आइडस में प्रतिबिंब कहाँ बना, आइडस में। और ये आइडस वस्तु जो है इस पृष्ठ के लिए ध्यान दीजिएगा, है ना, लेंस में कितने पृष्ठ है, दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ होता है ये वाला और दूसरा पृष्ठ होता है इधर वाला। तो लेंस का पहला पृष्ठ है ना, ये जो पहला वाला पृष्ठ है, लेंस का पहला पृष्ठ ना, ये वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बना है, आइडस में बना है। और ये जो आइडस प्रतिबिंब बना किसके द्वारा बना, लेंस के पहला पृष्ठ के द्वारा बना। और ये प्रतिबिंब जो आइडस है बन तो गया, लेकिन ये अब प्रतिबिंब ये दूसरा पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा और वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, आई पे बन जाएगा। यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, आई पे बनना है। फिर से लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। वस्तु का प्रतिबिंब पहला पृष्ठ के द्वारा कहाँ पर बनाया गया, आइडस में। और ये आइडस ना किसके, इस सतह के लिए, इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है और वस्तु का काम कर रहा है तो इस सतह के द्वारा इसका प्रतिबिंब बनाया जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, आई को बना। तो मान लेते हैं कि चलो इस सतह का नाम हम देते हैं ए, बी देते हैं, इसको हम लोग बिंदु का नाम ओ दे दिए, है ना, और भी नाम दे दीजिए। इसका नाम मान लेते हैं हम लोग क्या देते हैं, एम दे देते हैं, एन दे देते हैं, नाम दे दीजिए अपने से कुछ ऐसे करके, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक बात बताइएगा कि यहाँ दो सतह है ना जी, तो यहाँ दो सतह है, तो दो सतह है तो हम क्या करते हैं, पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए हम चलते हैं। तो देखिए हम मानते हैं कि पहला सतह आप कर लीजिएगा कि माना कि पहले सतह का क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R1 है ना। देखिए हम बताते हैं, इधर आप लिख लो, माना पहले सतह का वक्रता त्रिज्या R1 तथा दूसरे सतह का वक्रता त्रिज्या क्या मान लीजिएगा, दूसरे सतह का वक्रता त्रिज्या मान लीजिए, वक्रता त्रिज्या क्या, R2 मान लीजिए, R2 है ना। अच्छा, तो अब हम लोग क्या देखो, प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को किससे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं। और यहाँ से यहाँ शुरू पर जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब दूरी को V से दिखाते हैं। तो शुरू पर प्रतिबिंब आइडस बना, इसलिए प्रतिबिंब दूरी को V' मान लेंगे। और जो अंतिम प्रतिबिंब बना वो I पर बना, तो अंतिम प्रतिबिंब दूरी को V मान लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर वस्तु दूरी क्या लीजिएगा हमेशा, तो वस्तु दूरी आपको लेना रहेगा क्या, वस्तु दूरी हमेशा U से दिखाते हैं, तो U क्या आ जाएगा, माइनस वन होगा, आप माइनस U लीजिएगा ना। अच्छा ठीक, क्या आप इसको जरूरी नहीं है ना, जो कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। पहले सतह की तो हम लोग जानते हैं कि माना कि पहले सतह का वक्रता त्रिज्या, पहले सतह का वक्रता त्रिज्या कितना है R1 और दूसरे सतह इसका, ये पहला सतह इधर वाला है, इसका वक्रता त्रिज्या मान लिया R1 और दूसरे सतह का वक्रता त्रिज्या क्या मान लिया, R2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो पहले सतह से अपवर्तन, देखो पहले सतह के लिए अपवर्तन सूत्र लगाने पर, अपवर्तन सूत्र लगाने पर अब देखो, अभी जस्ट आप पीछे वाला वीडियो में देखें कि गोलीय सतह, ये गोलीय ही है ना, गोलीय सतह है ना, तो गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाया जाता है μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर क्या, μ2 माइनस μ1 बटा r, यही लगाते हैं, ठीक। तो अब देखो कि आपका प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रहा है ना, पहला इसका पहला माध्यम है μ1 और μ1 से जा रहा है किस में, लेंस में, और लेंस का क्या बोलना पड़ता है, μ2, यानी μ1 से ना μ2 जा रहा है, पहला माध्यम से ना दूसरे माध्यम में जा रहा है ना। पहला पृष्ठ के जब बात हो रहा है तो प्रकाश की किरण कैसे जा रहा है ना, इधर से μ1 माध्यम से μ2 माध्यम में जा रहा है। तो इसके लिए आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो μ2 बटा क्या लगेगा, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u ना, बराबर μ2 माइनस μ1 बटा, तो μ2 बटा क्या, देखो हम μ2
म्यू वन माने पहला माध्यम, तो प्रकाश की किरण जा रहा है पहला से दूसरा में। तो बताओ म्यू टू के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू टू, और बटा भी के जगह क्या लिखेंगे, तो बताओ पहला सतह प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, आई डैश पे बना है, तो पहला सतह के लिए क्या हो जाएगा ना, प्रतिबिंब दूरी कौन हो जाएगा, म्यू टू बटा भी, तो भी के जगह क्या लिखेंगे, भी डैश ना लिख देंगे, क्योंकि पहला सतह के द्वारा प्रतिबिंब बना भी डैश में, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, भी डैश लिख दिया, माइनस म्यू वन बटा यू, तो म्यू वन के जगह म्यू वन भी लिखेंगे, और यू के जगह क्या, यू माने वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हमारा क्या है, आपका क्या यू है, तो यू ही लिख देंगे हम लोग। चलिए अब बराबर क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर, ये वाला इक्वेशन नंबर 16 कोई दिक्कत। अब दूसरे सतह से, और दूसरे सतह से अपवर्तन सूत्र लगाने पर, ठीक है ना, दूसरे सतह के लिए अपवर्तन सूत्र लगाइए तो क्या आ जाएगा, तो दूसरे सतह के लिए जैसे अपवर्तन सूत्र लगाइएगा तो देखिए आप बोलिए दूसरा सतह, ध्यान दीजिए, यानी इसके लिए, और अभी ही आपको मेन चीज ध्यान रखना, अभी ही टोटल एनर्जी लगाइए, तो दूसरा सतह के जैसे बात कीजिएगा तो प्रकाश की किरण कहां से जा रहा है, म्यू टू में से म्यू वन में जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, म्यू टू में से म्यू वन में जा रहा है, यानी पहला माध्यम ये ना हो गया लेंस हो गया, और दूसरा माध्यम बाहर का माध्यम, इसमें क्या था पहला माध्यम इधर वाला था और दूसरा माध्यम म्यू टू वाला था, और अब दिन पलट गया, दूसरा सतह के लिए जैसे बात हो रहा है तो म्यू टू ही पहला माध्यम हो गया और म्यू वन दूसरा माध्यम हो गया, तो म्यू टू का म्यू वन, ये म्यू टू जो है पहला माध्यम है, इससे से प्रकाश की किरण दूसरा में जा रहा है, तो दूसरा माध्यम ये ना हो गया, पहला माध्यम ये हो गया, तो म्यू यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर म्यू टू बाई भी, तो म्यू टू मतलब क्या होता है, दूसरा माध्यम का, म्यू टू मतलब क्या होता है दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक ना, और म्यू वन मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो जब प्रकाश की किरण इससे लेंस से बाहर जा रहा है तो दूसरा माध्यम कौन हो जा रहा है, बाहर वाला ना, और पहला माध्यम ही हो रहा है, तो म्यू टू के जगह क्या काम कर रहा है, म्यू वन काम कर देना है, और म्यू वन के जगह कौन काम करता है, म्यू टू, तो फॉर्मूला यही लगाइए म्यू टू बटा भी, तो म्यू टू के जगह क्या रखेंगे, म्यू वन, क्योंकि म्यू टू का काम कौन कर रहा है, म्यू वन कर रहा है। अच्छा प्रतिबिंब कौन बना रहा है, तो इस सतह के द्वारा प्रतिबिंब आई बना है, तो प्रतिबिंब आई की दूरी कितना है, भी, तो म्यू टू बटा भी, तो भी के जगह क्या लिखेंगे, भी ही लिखेंगे, माइनस म्यू वन बटा आई, तो म्यू वन का काम कौन कर रहा है, पहला माध्यम कौन था, लेंस ना, तो लेंस के लिए अपवर्तन क्या है, म्यू टू, यानी म्यू वन के जगह क्या लिखेंगे, म्यू टू लिख देंगे। चलिए तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, म्यू टू, और बटा वस्तु दूरी, तो ध्यान दीजिए इस सतह के लिए, ये वाला सतह के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा था, आई डैश ना बाबू, है ये दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु का काम आई डैश ना कर रहा था, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, भी डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भी डैश बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, म्यू वन, क्योंकि म्यू टू का काम म्यू वन कर रहा है और म्यू वन का काम कौन कर रहा है, म्यू टू कर रहा है, और बटा में आर। अब सुनिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी है थोड़ा सा छूट रहा है बात, ये आर वन किसका त्रिज्या, तो आर दूसरा पृष्ठ का त्रिज्या है, और दूसरा पृष्ठ की त्रिज्या को क्या माना है, आर टू, दूसरा पृष्ठ की त्रिज्या को क्या माना है, आर टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर टू, और यहाँ पर देख रहे हैं ये किसके द्वारा अपवर्तन सूत्र है, पहले सतह के लिए, तो पहले सतह का क्या है, वक्रता कीजिए आर टू, तो ये आपको कर देना है, ठीक, बस इसके बाद बिंदास हो जाइए, और कुछ नहीं करना है, इसको सेकंड मान लीजिए और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए माने जोड़ दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद लेंस फिगर सूत्र आ जाएगा। चलिए तो इधर हम इरेज कर ले रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको करना क्या है, ये कैसा लेंस बना लो, इधर माध्यम म्यू वन मान लीजिए, इधर म्यू टू मान लीजिए, है ना, इसका पहला किरण कीजिए, पहला प्रतिबिंब आई डैश पे बनाइएगा और अंतिम प्रतिबिंब आई पे बनाइए, ये भी डैश दूरी हो गया और ये भी अंतिम दूरी वस्तु दूरी यू हो गया, इसका पहला सतह का त्रिज्या r1, दूसरा का त्रिज्या r2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों सतहों के लिए बारी बारी से खाली आपको अपवर्तन सूत्र लगाना है, ठीक, और अपवर्तन सूत्र अच्छा से लगाइएगा, क्योंकि जब दूसरा सतह के लिए लगाइएगा तो चूंकि प्रकाश की किरण म्यू टू इसमें से उसमें जा रहा है, तो उधर वाले को क्या बोलेंगे, म्यू टू का काम करेगा, और ये वाला म्यू वन का, तो म्यू उधर वाला म्यू टू का काम कर रहा है, यानी उधर वाला क्या है, म्यू वन, तो म्यू वन जो है म्यू टू का काम करेगा और म्यू टू म्यू वन का काम करेगा, तो इसलिए यहाँ पर फेर बदल करके लिखिएगा, जहाँ म्यू टू लिखना होगा वहाँ म्यू वन लिखेगा, जहाँ म्यू वन लिखना होगा वहाँ म्यू टू लिखिएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, तो बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड, सेकेंड और फर्स्ट को जोड़ दीजिए। तो बोलिए μ2 बटा क्या हो गया, v डैश माइनस μ1 बटा क्या, u है ना, और इसमें ना जोड़िएगा, तो μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v डैश, और यहाँ से आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, तो μ2 माइनस μ1, और बटा में कितना हो जाएगा r1, और यहाँ बता, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ देखो तो माइनस कॉमन ले लेंगे बाबू, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से पलट जाता है ना, μ1 माइनस μ2 तो μ2 माइनस μ1 कर देंगे, बटा में क्या हो जाएगा r। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर μ2 माइनस μ1 था, तो यहाँ पर μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, तो कॉमन लेने में आपको क्या होगा, सुविधा होगा। अब चलिए देखिए, तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कुछ कट रहा है, हाँ, μ2 बटा v डैश और μ2 बटा v डैश आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा μ1 बटा में v माइनस μ1 ना, और बटा में u, और वहां पर देखिए μ2 आप कॉमन ले लीजिए, तो μ2 कॉमन ले लीजिए, तो μ2 माइनस μ1 आ गया, यहाँ बच जाएगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, है ना। अब इनमें क्या कॉमन है, μ1 कॉमन है, चलिए देख लीजिए, तो μ1 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो μ1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटा v माइनस 1 बटा u, और बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r, ऐसे 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r, ठीक है। अब देखो तो हम लोग जानते हैं कि 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f होता है, f कर दी, और μ1 उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो μ2 माइनस μ1 और बटा में μ1, और इनटू कितना 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r, ठीक। तो चलिए अब क्या करेंगे, 1 बटा f हो गया, अलग अलग कर दिए, तो μ2 बटा μ1 है ना, और माइनस μ1 बटा μ1 काटिएगा तो 1 आ जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बटा में इसको कीजिए, इसके बटा इसको कीजिएगा तो कर जाएगा, और ये 1 बटा क्या हो गया, r1 माइनस 1 बटा r2 हो गया, बात समझ में आए। तो आप क्या करो कि अगर बस यही देखिए, लेंस मेकर फार्मूला यही तो प्रूफ हो गया है ना, लेंस मेकर फार्मूला इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे वो नोट करके लिख दीजिएगा कि यदि पहला माध्यम का हो हवा, है ना, पहला माध्यम हवा हो, तो हवा के लिए हवा माने μ1 क्या हो, हवा, तो μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, हवा के लिए मतलब 1 होता है, और μ2 का वैल्यू क्या है, जब हम μ1 का वैल्यू 1 हो ही गया, इसके जगह 1 रख ही देंगे, तो μ2 को μ बोलते हैं, तो जब μ बोलिएगा तो इसलिए नया सूत्र क्या हो जाएगा, नया सूत्र ऐसे रख दीजिए, है ना। चलिए, तो हम μ1 के जगह खाली 1 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 बटा f बराबर μ2 के जगह μ, तो μ कर दी, और बटा में μ1, तो μ1 के वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखने से अच्छा है मत रखिए, भागा देने 1 से क्या फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये μ माइनस 1 हो जाएगा, और 1 बटा r1 और माइनस 1 बटा r2, यही चीज ना है आपका लेंस मेकर फार्मूला आ गया, ठीक है। चलिए इधर देख रही है, अब क्या है, आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। चलिए, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, तो हम बता रहे हैं पहले, तो आप सभी को बोलना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके बनावट और प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले तो आप बनावट को एकदम अच्छे ढंग से बनाइएगा, और शुरू वाला लेंस को छोटा बनाइएगा, शुरू वाला लेंस क्या बनाना है, छोटा बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जैसे फिगर हम बना रहे हैं वैसे ही आप लोग बनाइएगा। अरे यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक देखो पहला जो ये वाली लेंस बनाओ और मेरा ट्रिक पकड़ना, ठीक है ना। उसके बाद प्रकाश की किरण ये जो है वो आप एकदम नीचे एकदम झुका के देखो, ज्यादा ऊपर से ऐसे मत लेना, ऐसे मत लेना, नहीं गलत हो जाए, आपको फिगर बनाने में परेशानी हो जाएगा। आप एकदम नीचे से लाइए और नीचे से ला करके
एकदम इस तरह से ऐसे ले जाइए, ठीक है ना, ऐसे ले जाइए, कोई दिक्कत? चलिए ज़्यादा दूर नहीं लेकर, चूँकि दूसरा वाला लेंस में हमको उधर बताना है, ठीक है। अब क्या करो, एक पर यहाँ पर एक वस्तु को रख दीजिए, ठीक यहाँ पर, और उसके बाद एक पर यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे ले जाओ और आराम से पहले क्या कर दो, वस्तु को ऐसे हम लोग ले चुके हैं, तो क्या कर दीजिए, वस्तु को यहाँ पर ले जाके आप इसको काट दो, है ना, देखा कितना आराम से कट गया, यहाँ पे कट गया ना, ये वाली जो है यहाँ पे कट गया, और जहाँ कटा पहले आप वहाँ पे प्रतिबिंब बना लो, ठीक है। और इसके बाद इसको आगे बढ़ा लो, और आगे बढ़ाने के बाद देख लिए ये अपना इतना साइज, और इसी के साइज में तब आप क्या करोगे, आप बना लो क्या, लेंस, है ना। तो ये वाले लेंस बना लीजिए और इसको डॉटेड लाइन से क्या कर दो, ऐसे। अब देखो कितने अच्छे से यहाँ पर जाकर मिला दीजिए और ऐसे मिला करके ये ऐसे कर दीजिए, और इसके बाद आप क्या करना, सबसे पहले आप एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे आप, एक लाइन जो है आप यहाँ से खींचिए, सबसे पहले डॉटेड लाइन, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन जो है एकदम अच्छे से आप ऐसे खींच लो, ठीक। और इसी को आप क्या करो, इधर लेते आओ, कैसे लेते आओगे, इधर लेते आओगे, है ना, इधर लेते आओ, और ला करके इतना खाली इस वस्तु के थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, जो पहला वस्तु उसके आगे बढ़ जाना है ना, और यहाँ पर डॉटेड लाइन से प्रतिबिंब बना दो, ठीक है ना, प्रतिबिंब बना दो, यहाँ बन गया, मतलब मेन जो है आपको इसको मिलाना, और इसको मिलाने के बाद ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को आप आराम से मिला दो, है ना। पहले ये मिलाना है, जैसा हमने किया है वैसे ही आप कीजिएगा, नहीं तो होगा क्या, फिगर गलत बन जाएगा, मिटाने में आपको परेशानी हो जाएगा फिर, है ना। अच्छा, मिटाने से याद आया कि आप पेंसिल से ही अगर फिगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं। ये पॉइंट को यहाँ मिला दिया, और ये सेकेंड वाले पॉइंट को क्या कर दो, यहाँ पे मिला दो, है ना। और मिलाने के बाद जो है आप क्या करना, मिलाने के बाद यहाँ आगे की ओर ले जाओ इसको, इसी समांतर में, ठीक है ना, और मिलाकर के बाद यहाँ पर ऐसे दिखा दो, और तब यहाँ पे आँख बना दो, है ना, क्या बना दो, आँख बना दो, ये हो जाएगा आँख, ठीक है ना, यहाँ पर आँख बना दीजिए, बस समझ में। अब चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, फिगर तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। पहले एकदम आराम से एकदम नीचा झुका करके एकदम लाइन मिला, ऐसे नहीं कि यहाँ से उठा करके लाइन लाना, नहीं होगा, फिर आपका फिगर जो बन नहीं पाएगा, है ना। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, तो एकदम छोटा डाउन करके ये लाइन खींचिएगा, फिर यहीं से ऐसे लाइन दे रहेगा, और से अच्छा से काट दीजिए, ठीक है ना। काटने के बाद ले जाइए और तब आप एक लेंस बना लीजिए, लेंस बनाने के बाद इसको आप डायरेक्ट यहाँ मिलाइए, और वस्तु को थोड़ा सा आगे करके मिलाए, जहाँ वस्तु उससे आगे लाना है लाइन को, तब डॉट से मिला, और फिर इसके बाद ये दोनों को मिला दें, ठीक। तो ये हो गया बनावट। तो बनावट में क्या देखिए, जिधर वस्तु रहता है तो वस्तु वाला जो लेंस रहता है उसी को बोलते हैं वस्तु लेंस बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक बोलते हैं, अभिदृश्यक बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और इसी की वजह से इसको ओ से दिखाते हैं, ठीक। और दूसरा जिधर आंख रहता है, आंख वाले जो लेंस रहता है, आंख के तरफ जो लेंस रहता है उसको नेत्रिका बोलते हैं, आईपीस बोला जाता है इंग्लिश में, और इसी वजह से इसको हम ई से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको ऑब्जेक्टिव बोलते थे, और ऑब्जेक्टिव इसलिए इसको ओ से दिखाते। तो होता क्या है, ये आप क्या बोलिएगा, लेंस के हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोले। तो देखिए आप बनावट के बारे में आप बोलिएगा क्या, कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ना एक दो लेंस जो होते हैं वो समाक्षीय नली में लगे होते हैं। ये क्या है, ये दोनों लेंस जो है समाक्षीय नली मतलब होता है एक ऐसा समाक्षीय, माने दोनों लेंस जो होता है एक ही लाइन पे स्थित होते हैं, ठीक है ना। समाक्षीय नली में माने नली में समझो कि पाइप जैसा कोई संरचना होता है, दोनों लेंस पाइप जैसे संरचना पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा कि नेत्र, ये जो आपका दो लेंस होते हैं, तो जो लेंस वस्तु की तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु लेंस या अभिदृश्यक बोलते हैं, ठीक है। और जो लेंस नेत्र की तरफ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। फिर याद रखिएगा कि नेत्रिका के नली को अभिदृश्यक के नली के अंतर्गत खिसकाने की व्यवस्था रहती है। बस मैंने इसका कहने का मेरा मतलब हुआ कि नेत्रिका वाला जो नली है ना, ये नेत्रिका का जो ये पाइप गया
क्या है, वो पाइप को, अभिदृश्यक का पाइप थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे देखिए अभिदृश्यक का पाइप ऐसा मोटा रहेगा और नेत्रिका का नली जो होता है पतला रहता है। तो ये क्या रहता है, नेत्रिका का नली जो है उसको आप अभिदृश्यक का नली के अंदर अंदर बाहर ऐसे ऐसे अंदर बाहर ऐसे कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि ये जो आपका अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक जो होता है उसका व्यास, मतलब जानते हैं क्या होता है, अभिदृश्यक जो होता है इसका व्यास, ये वाला पूरा जो लंबाई है वो व्यास कहलाता है, या इसको अभिमुख भी बोलते हैं। तो आप बोलिएगा कि अभिदृश्य का जो व्यास होता है या अभिमुख होता है वो नेत्रिका के व्यास के तुलना में, ऐसे भी देखिए ना, दोनों में कौन सा लेंस बड़ा है, अभिदृश्य का है छोटा है और वो बड़ा है। तो आप बोलिएगा कि अभिदृश्य का फोकस दूरी और अभिमुख माने ये चौड़ाई बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, या द्वारक भी बोल सकते हैं या व्यास भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अभिदृश्य का फोकस दूरी और अभिमुख दोनों कम होता है, छोटा होता है, जबकि नेत्रिका का फोकस दूरी और अभिमुख दोनों बड़े होते हैं, किसके तुलना में, अभिदृश्य के तुलना। ठीक है, इतना बात आप बोल दीजिए, ये बढ़ावट में बात बोलना है। ठीक है ना, चलिए कौन कौन से तो आप बोल दीजिएगा। सबसे पहला कि आपको इसमें दो लेंस होते हैं जो कि एक समाक्षीय नली में लगे होते हैं, न दोनों लेंस जो होते हैं उत्तल लेंस होते हैं, न ये जिस जो लेंस होता है वस्तु की तरफ रहता है उसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस, और जो नेत्र की तरफ रहेगा उसे नेत्रिका बोलते हैं। अच्छा, नेत्रिका अभी नेत्रिका के नली को, मानिए नेत्रिका का जो नली है उसको अभिदृश्यक के नली के अंतर्गत घसकाने की व्यवस्था रहती है, अंदर बाहर आप कर सकते हैं न। और ये जो होता है अभिदृश्यक, उसका फोकस दूरी और अभिमुख जो होता है कम होता है, जबकि इसका फोकस दूरी और अभिमुख ज्यादा होता है। ये हो गया बड़ा। अब बोलिएगा प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया। तो प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को कैसे बोलेंगे, प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को आप बोल दीजिएगा, ऐसे डैश दे दीजिए और लिखिएगा नीचे से आप। प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया में कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है उसे अभिदृश्य के फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है। अभिदृश्य का फोकस मान लेते हैं यहाँ है, तो इसको क्या करते हैं, अभिदृश्य का फोकस के अंदर रखा जाता है। तो रखिएगा, तो इससे अभिदृश्य जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनाता है, जो कि प्रतिबिंब उल्टा होता है ना। कैसा प्रतिबिंब होता है, उल्टा होता है। अब क्या करते हैं कि जिस जगह पे प्रतिबिंब बनता है, अब हम चूंकि जानते हैं कि नेत्रिका है नली को अभिदृश्य के नली के अंदर का घसकाने की व्यवस्था रहती है, तो नेत्रिका को घसकाते हैं और घसका करके इतना कम कर देते हैं, इस तरह से घसकाते हैं कि ये जो आपको प्रतिबिंब रहेगा वो इसके फोकस दूरी, देखिए नेत्रिका के फोकस दूरी के अंदर आ जाना चाहिए। मान लीजिए F है, तो आपको नेत्रिका को इस तरह से घसकाना है कि ये जो वस्तु प्रतिबिंब बना है वो इसके फोकस के, नेत्रिका F माने क्या होता है, नेत्रिका के फोकस दूरी, और FO अगर रहेगा तो समझ जाइएगा कि अभिदृश्य का फोकस दूरी। तो ये इस तरह से इसको घसकाते हैं कि नेत्रिका की जो फोकस दूरी है उसके अंदर ये वाला प्रतिबिंब बन जाए। अब जब अभी क्या हो जाएगा, अब ये चूंकि इसके फोकस के अंदर बन गया, तो इसलिए अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, नेत्रिका के द्वारा कहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, जो कि काफी बड़ा होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। कोई दिक्कत, चलिए प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया हो गई। अब आपको से सवाल करेगा कि अब ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है, देखिए आवर्धन को हम लोग किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। आवर्धन क्षमता हम लोग क्या होता है, आवर्धन क्षमता हम लोग दिखाते हैं m से, और m बराबर क्या लिख देते हैं, बीटा बाय अल्फा। तो देखिए बीटा वन होता है कि प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ पे बना हुआ कोण बीटा, और यहाँ पे कोण जो है वस्तु के द्वारा जो बनता है कोण, उस कोण को यहाँ अल्फा बोलते हैं। अब ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा हो जाएगा। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा होता है, तो बीटा के जगह हम tan बीटा भी लिख सकते हैं और बटा में tan अल्फा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को कि tan थीटा बराबर थीटा हो जाता है, sin थीटा बराबर थीटा हो जाता है जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा कोण हो तब। तो tan थीटा बराबर थीटा
थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा। कब? जब थीटा जो है बहुत छोटा कम होता है तब। तो आप tan बीटा की जगह बीटा नहीं लिख सकते हैं, तो बीटा की जगह tan बीटा भी लिख सकते हैं। tan अल्फा की जगह अल्फा लिख सकते हैं ना, जब कोण छोटा रहेगा तो अल्फा की जगह tan अल्फा भी लिख सकते हैं। तो अब क्या कर लीजिए, देखिए ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है बाबू? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर में बनता है। तो अब देखो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए tan बीटा। तो tan बीटा कीजिएगा तो देखो तो आप क्या कीजिएगा, tan बीटा माने tan बीटा की प्रतिबिंब a डैश b डैश का प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश और b डबल, ये अंतिम प्रतिबिंब का नाम है। तो आप लिख सकते हैं a डबल डैश, यानी यहाँ पर tan बीटा मतलब क्या हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश और बटा कितना दूरी पर बना, देखो tan बीटा होता है p बाई b। तो इस त्रिभुज में आप देखिए ऐसा, इस त्रिभुज में आप देखिए tan बीटा p बाई b, तो p का काम क्या कर रहा है a डबल डैश b डबल डैश का, और b p बाई b, b माने बेस, तो बेस माने यही ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक कर दें कि tan बीटा हो गया। अब क्या हो जाएगा, tan अल्फा आपको लिखना है। तो tan अल्फा आप कैसे लिखिए, tan अल्फा की जगह आपको क्या लिखना है, देखिए tan अल्फा ये मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है ना, ये तो tan अल्फा का जगह फार्मूला लगाइएगा tan अल्फा का p बाई b। तो अल्फा यहाँ पे, तो अल्फा के लिए p का काम कौन करेगा, ये a डैश काम कर देगा, ठीक है ना, a डैश काम करेगा, और b का काम क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। तो चलिए आपको याद है a डैश b डैश बटा में d, आप सभी को याद है, दूरी उतना ही कम करेगा। चूंकि याद रखिए आवर्धन क्षमता के बारे में आप पढ़े होंगे, तो आवर्धन क्षमता का मतलब होता है नेत्र के द्वारा किसी बिंदु पर, नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, और प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसी जगह पर वस्तु को रख देंगे तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया, यही होता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता माने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, और प्रतिबिंब वाले स्थान पर वस्तु को रखने से वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता बोलते। तो चलिए डी से टिक करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश और बटा में कितना a डैश b डैश। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो m जो है उसको हम लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश और a b, देखो यही मैं करता हूँ, इसको आप लिख सकते हो ऐसे a डबल डैश b डबल डैश और बटा में a b, और a b से गुणा करके a b से भागा दे दिए और बटा a डैश b डैश कर दिए। किसी को दिक्कत क्या है? नहीं। एक देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज सुधार कर लेना, कि अल्फा जो है ना यहाँ पर आप लगाए हैं tan अल्फा का फॉर्मूला आप लगा देना यहाँ पर p बाई b। तो p लेना यहाँ से इस अल्फा के लिए b का काम कौन करेगा, a b करेगा ना, और ये a b को आप ले लीजिएगा इसके फॉर्म में, है ना a b। अब क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा हमारा a डबल डैश बाई। अब हम अपने से क्या करते हैं, a डैश b डैश से गुणा करते हैं और a डैश b डैश से भागा देते हैं अपने से, क्योंकि गुणा करके भागा देंगे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे a डबल डैश b डबल, अब a डैश b डैश इसके बटा में, ठीक है ना, और फिर गुणा में क्या किए a डैश b डैश के बटा में a भी बच जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। तो एक बात बताइए, एक बार क्या लिखे a डबल डैश b डबल डैश के बटा में a डैश b डैश, और एक बार लिखे a डैश b डैश के बटा में a b। तो आप बताओ ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो a डबल डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और a डैश b डैश क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो ये किसके लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, किसके लिए, नेत्रिका के लिए ना। तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन बोला जाता है, और ये आवर्धन होगा किसका, नेत्रिका का आवर्धन, यानी m नेत्रिका का आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणा कर दिए a डैश b डैश बटे, तो ये a डैश b डैश क्या है, देखिए a डैश b डैश प्रतिबिंब है, a डैश b डैश प्रतिबिंब है ना, और a b क्या है, यहाँ पर देखो a b क्या है, वस्तु है। तो वस्तु यहाँ पे है a b, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आवर्धन हो जाएगा। तो आवर्धन किसका आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। लेकिन ये किसके लिए प्रतिबिंब बना है, तो ये बना है अभिदृश्य के लिए। तो इसलिए आवर्धन तो लिखेंगे, लेकिन किसका आवर्धन, ओ माने ऑब्जेक्टिव का आवर्धन, ठीक है।
तो चलिए, तो m बराबर m e मतलब पूरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर क्या है? ये पूरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर किसका आवर्धन? तो नेत्रिका का आवर्धन गुना किसका आवर्धन? प्रोजेक्टिव का आवर्धन, नेत्रिका का आवर्धन और अभिदृश्य का आवर्धन। तो एक बात बताइए, नेत्रिका के आवर्धन का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई क्या होता है? एफ ई होता है। 1 प्लस डी बाई एफ ई होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब एक और बात आप लोग जानते हैं कि आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है लेंस के लिए क्या होता है? v बाई u होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए क्या लगाते हैं ना? माइनस v बाई u। तो यहाँ पर एवरोड यानी अभिदृश्य का आवर्धन क्या फॉर्मूला लगाते हैं? आई प्लस नेत्रिका का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस डी बाई एफ ई, और इसके आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई u। तो आप v बाई u मतलब किसका किसका ही किसका और u किसका? तो सब किसके लिए? अभिदृश्य का। क्योंकि आवर्धन जब अभिदृश्य का निकल रहा है तो प्रतिबिंब भी अभिदृश्य का, और प्रतिबिंब दूरी भी अभिदृश्य का, और वस्तु दूरी भी अभिदृश्य का। और ये क्या लगा रहेगा यहाँ साइन? माइनस का लगा, इसलिए आवर्धन बराबर क्या हो गया? माइनस v नोट बाई u नोट और 1 प्लस d और बाई एफ ई। यही क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 ट्यूशन बहुत ज़्यादा वीवीआई है, और इन सारे 3 ट्यूशन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।